Hello students, in the previous video we have discussed about the importance of dates and chronology of history, and in the second part we have discussed the periodizing history. In this video we will discuss about the rest topics. So today the first topic is कमिंग ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपियंस का आगमन, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पोर्तुगीज ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया. भारत के लिए समुद्री मार्ग, सी रूट मीन्स समुद्री मार्ग का सबसे पहले जिन्होंने आविष्कार किया था वो पुर्तगाली थे. व्हेन वास्को डिगामा अराइव्ड एट कालीकट केरला, जब वास्को डिगामा केरल के कालीकट पहुँचे थे ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन 1498, तब वो भारत में पश्चिम में दक्षिणी कोस्ट में 1498 पर पहुँचे थे. द डच फॉलोड देम इन 1595, उसके बाद डच 1595 में, द इंग्लिश इन 1600, अंग्रेज 1600 में, एंड एट लास्ट और फिर अंत में द फ्रेंच इन 1664, और अंत में फ्रांसीसी लोग या फ्रांसीसी ट्रेडर्स या व्यापारी 1664 में पहुंचे थे. दे इनिशियली केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ मार्केट्स. शुरुआत में, इनिशियली मीन्स स्टार्टिंग, शुरुआत में वो भारत मार्केट्स की खोज में, व्यापार करने क्योंकि आए थे तो बाज़ार की खोज में आए थे. एंड टू स्टेबलाइज ट्रेड मोनोपोलीज इन एशिया, और एशिया में वो अपना ट्रेडिंग यानी अपना व्यापार फैलाने के लिए आए थे. विच लेटर बिकेम अबाउट कंकरिंग टेरिटरीज एंड एक्सट्रैक्टिंग सोर्स टू मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट्स. जो बाद में किसके रूप में बदल गया, बाद में वो बदल गया कंकरिंग टेरिटरीज़, यानी उन्होंने अलग अलग जो प्रदेश थे उनको जीतना शुरू कर दिया. एंड एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्स, और अपने जो रिसोर्स थे वो बढ़ाने शुरू कर दिए, टू मैक्सिमाइज़, बढ़ाने के लिए, टू देयर प्रॉफिट, अपना जो फ़ायदा था वो बढ़ाने के लिए, अपना मुनाफा कमाने के लिए. एंड रिवेन्यू फ्रॉम ट्रेड, और व्यापार में अपना मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने जो अलग अलग प्रदेश थे उनको जीतना शुरू कर दिया और अपना रिसोर्स बढ़ाना शुरू कर दिया. एनेक्सिंग टेरिटरीज़, imposing their own administrative and economic policies, and stabilizing monopoly over trade gradually drove them to become colonizer from trading companies. और बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को जीतने के बाद उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव बनाया, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई, अपनी खुद की आर्थिक जो व्यवस्थाएं थीं वो बनाई. एंड स्टेबलाइजिंग मोनोपोली, और अपना साम्राज्य, अपना एकाधिकार उन्होंने स्थापित किया. मोनोपोली मीन्स होता है एकाधिकार. ओवर ट्रेड, किस पर, व्यापार के ऊपर धीरे धीरे उन्होंने अपना एकाधिकार स्थापित कर दिया. ड्रोव देम टू बिकम कॉलोनाइज़र, और उन्होंने फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनीज़, और ट्रेडिंग कंपनीज से अब वो कॉलोनाइज़र बन गए थे. कॉलोनाइज़र का मतलब होता है कि अपना साम्राज्य पूरी तरह से स्थापित कर देना. दे एक्सर्टेड देयर पावर बाय बोथ कॉन्क्वेस्ट एंड ट्रेड. उन्होंने अपनी जो ताकत थी, अपनी जो पावर थी, वो जीत के माध्यम से और व्यापार के माध्यम से स्थापित कर ली थी, अपनी शक्ति को बढ़ा लिया था. द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुग़ल एम्पायर, मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद. डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है पतन, समापन, समाप्ति. मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद. एंड द इमर्जेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल ऑटोनॉमीज़, और इमर्जेंस मतलब उदय होना. किसका उदय, जो वहाँ के क्षेत्रीय और राजनीतिक जो छोटे छोटे जो सरकारें उन्होंने बनाई थी उनका जब उदय होने लगा. मेड द सर्कमस्टेंसेस रादर फेवरेबल फॉर
यूरोपियन पावर्स, और ये यूरोपियन पावर्स के लिए जो उनके समकालीन जो सर्कमस्टेंसेस, जो स्थितियाँ थीं, वो फेवरेबल हो गई, उनके पक्ष में हो गई। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, टू यूज़ टू देयर एडवांटेजेस, उनका फ़ायदा उठाने में, रिजल्टिंग इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। और इसका उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर उन्होंने अधिकार कर लिया, अपना साम्राज्य जमा लिया। सोर्सेज फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। अब जो इतिहास का जो पुनर्निर्माण था, रिकंस्ट्रक्टिंग मीन्स पुनर्निर्माण, उसके सोर्सेज क्या थे, उसके स्रोत क्या थे, तो चलिए देखते हैं। द सोर्सेज फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आर क्वाइट एक्सटेंसिव। जो आधुनिक भारतीय इतिहास है, उसका जो पुनर्निर्माण है, उसके जो स्रोत हैं वो बहुत विस्तृत हैं। एक्सटेंसिव मीन्स विस्तृत है। वी स्पेशली हैव plenty of literary and documented sources as compared to archaeological sources। यानी पुरातात्विक स्रोतों की तुलना में अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सा साहित्यिक और डॉक्यूमेंटिक स्रोत ज़्यादा है। plenty of मीन्स ज़्यादा है, अधिकता है उसकी। बिफोर डिस्कसिंग द सोर्सेज दैट आर अवेलेबल फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोतों के बारे में चर्चा करने से पहले, वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमको ये समझना पड़ेगा, द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, के प्राथमिक और द्वितीयक सोर्सेज में डिफरेंस क्या है, उनमें अंतर क्या है। प्राइमरी सोर्सेज, प्राथमिक स्रोत क्या क्या थे। प्राइमरी सोर्सेज आर फर्स्ट हैंड। प्राथमिक स्रोतों में फर्स्ट हैंड मीन्स उनके एक्सपीरियंस थे, जो उनके अनुभव थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड कंटेम्परेरी अकाउंट। कंटेम्परेरी मीन्स समकालिक, जो उनके टाइम के जो अकाउंट्स थे वो थे, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे ऑफ पास्ट इवेंट। और वो जो समकालीन अकाउंट थे, उनके जो पास्ट के इवेंट थे, पिछली घटनाएं थे उनके, दैट हैव बीन ओरिजिनली क्रिएटेड बाय समवन, जिनको ओरिजिनली किसी के द्वारा लिखा गया था, एंड आर नॉट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी अदर वर्क, जो किसी दूसरे काम की व्याख्या नहीं करते थे। इंटरप्रिटेशन का मतलब है व्याख्या करना। दे आर रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअल व्यू पॉइंट, वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा कहे गए उसके खुद के विचार थे, और ऑफ अ पार्टिसिपेंट और ऑब्ज़र्वर, या तो किसी ऑब्ज़र्वर के द्वारा या फिर किसी पार्टिसिपेंट के द्वारा उसके खुद के जो व्यूज़ थे, खुद के ओपिनियन थे, खुद के विचार थे। गिविंग द क्लोजेस्ट पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिएटर ऑफ द सोर्स देमसेल्व्स, जो लिखने वाला है, जो उसका क्रिएटर है, उसके द्वारा दिए गए उसके खुद की क्लोजेस्ट पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग, यानी वो उसकी समझ है जो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्या कर सकती है, पॉसिबल कर सकती है, आपको संभवतः बता सकती है कि ऐसा हुआ होगा। दे आर यूज्ड एज फर्स्ट हैंड एविडेंस बाय द हिस्टोरियंस, इतिहासकारों के द्वारा ये पहले दस्तावेज थे। फर्स्ट हैंड का मतलब यहाँ पर दस्तावेज से है, जबकि फर्स्ट वर्ड जो फर्स्ट हैंड है, दिस इज़ ऑल्सो अ नाउन, और यहाँ पर इसका मतलब एक्सपीरियंस से है। सो बोथ वर्ड्स आर लुकिंग सेम बट इन मीनिंग बोथ आर डिफरेंट। दे इंक्लूड डायरीज, वो इंक्लूड करते हैं डायरीज, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, मनुस्क्रिप्ट्स, लेटर, इंटरव्यूज़, ऑटोबायोग्राफीज, मेमोरीज, कोर्ट रिकॉर्ड, सर्वेज, रिसर्च स्टडीज़, आर्टिफैक्ट्स, क्लॉथिंग, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। और इन चीज़ों में डायरीज़, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अगर लिखा गया है, वो चीज़ें हैं जो कि प्राइमरी सोर्सेज बने थे। मनुस्मृति,
पत्र, किसी के द्वारा इंटरव्यू अगर लिया गया है वो, आत्मकथाएं, स्मृतियाँ, मेमोरीज मीन्स स्मृतियाँ, कोर्ट के कोई रिकॉर्ड्स हैं वो हैं, जो सर्वेक्षण हैं, जो सर्वे हैं वो हैं, कोई रिसर्च स्टडी है अगर वो है, कलाकृतियाँ, पहनावा और इमारतें। ये सब कौन से सोर्सेज हैं? ये सब प्राइमरी सोर्सेज हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी सोर्सेज। द्वितीयक सोर्सेज क्या क्या थे? सो लेट्स सी। सेकेंडरी सोर्सेज आर वर्क्स दैट इंटरप्रेट और एनालाइज अ हिस्टोरिकल इवेंट और फिनोमेनन, यानी किसी ऐतिहासिक घटना, फिनोमेनन मीन्स भी घटना होता है, बोथ आर सिनोनिम्स। तो कोई ऐतिहासिक घटना, किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में अगर इंटरप्रेट मीन्स व्याख्या की गई है या उसका एनालिसिस किया गया है, उसके बारे में बताने वाले जो सोर्सेज हैं वो द्वितीयक सोर्सेज हैं, बेस्ड ऑन प्राइमरी सोर्सेज। लेकिन ये भी प्राइमरी सोर्सेज पर ही बेस्ड हैं, यानी सेकेंडरी सोर्सेज का जो बेस्ड है वो है प्राइमरी सोर्सेज। दे डिस्कस द प्राइमरी सोर्स बाय कन्वेइंग द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। ये प्राइमरी सोर्सेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा हटके हैं, यानी इस सोर्स में जो लिखने वाले लोग हैं वो प्राइमरी सोर्स को कन्वेइंग करते हैं, यानी उसको समझते हैं, उनके अनुभव को समझते हैं बाई अदर्स, यानी दूसरे लोगों के द्वारा। यानी प्राइमरी सोर्सेज में जो लिखने वाले थे वो खुद के व्यूज़ होते थे, लेकिन यहाँ पर व्यूज़ को अदर्स से कंपैरिजन किया जाता था या उनसे डिस्कस किया जाता था और फिर उन सोर्सेज को लिखा जाता था। दे आर अ स्टेप ऑन द साइड ऑफ द इवेंट और फिनोमेनन बीइंग डिस्कस्ड। ये एक स्टेप होते थे कि जब वही घटना या फिनोमेन किसी के द्वारा डिस्कस किए जाए हैं, उनसे उनका अनुभव पूछा जाता था, तो ये एक कदम होता था। दे एनालाइज, वो उसको एनालाइज करते थे, एंड ड्रॉ, और तब उसको लिखते थे, वैल्यू टू द इवेंट इन द प्राइमरी सोर्सेज। और वो प्राइमरी सोर्स का जो इवेंट होता था उसको पहले एनालाइज करते थे, फिर उसके बारे में लिखते थे। एंड ऑफर अ न्यू एंगल टू द ओरिजिनल इनसाइट, और जो वास्तविक उनका दृश्य था, यानी प्राइमरी सोर्स से एक नया एंगल दिखाते थे, उसको एक नया चीज़ बनाकर उसको प्रस्तुत करते थे, बाय ड्राइंग कंक्लूजन और ओपिनियंस। और फिर वो उसका अपना एक निष्कर्ष या रिज़ल्ट बताते थे और अपने विचार बताते थे, अपना ओपिनियन बताते थे। सेकेंडरी सोर्सेज आर नॉट एविडेंस। सेकेंडरी सोर्सेज जो है वो एविडेंस नहीं है, बट रादर अ कमेंट्री ऑन द एविडेंस। सेकेंडरी सोर्स को साक्ष्य नहीं माना गया है, एविडेंस नहीं माना गया है, लेकिन उसको एविडेंस पर करी गई एक कमेंट्री, एक व्याख्या बताई गई है, एक डिटेल बताया गया है। दे इंक्लूड बिब्लोग्राफीज़, और सेकेंडरी सोर्सेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं? दे इंक्लूड बिब्लोग्राफीज़। बिब्लोग्राफी होता है ग्रंथ सूची, यानी प्रिंटिंग प्रेस में जो बुक्स वगैरह पब्लिश होती थी उनकी सूची, जर्नल, आर्टिकल्स और समाचार या न्यूज़पेपर्स के जो आर्टिकल्स थे वो, इंसाइक्लोपीडियाज़, डिक्शनरीज़, रिव्यूज़, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, एसेज एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें थीं जो सेकेंडरी सोर्सेज में बनी, बट सेकेंडरी सोर्सेज के कंपैरिजन में प्राइमरी सोर्सेज को ही ज़्यादा बेहतर माना गया। सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के स्रोत क्या क्या थे देखते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस मेड इट वेरी कन्वीनियंट फॉर राइटिंग, प्रिंटिंग रिकॉर्ड्स, प्रिंटेड रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। यानी प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद ये और आसान हो गया, कन्वीनियंट हो गया, किस चीज़ के लिए? लेखन के क्षेत्र में, प्रिंटेड रिकॉर्ड के क्षेत्र में और डॉक्यूमेंट्स के लिए, उनके लिए बहुत आसानी हो गई। और जैसे कि लिटरेरी सोर्सेज, और बाद में ये कौन से स्रोत बन गए? लिखित स्रोत बन गए।
और इन स्रोत में क्या आते हैं, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, अखबार हैं, मैगजीन्स हैं, ये सब चीज़ें आ गई। ऑल आर इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज फॉर अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। और ये सारी जो लिखित स्रोत थे उसके माध्यम से हम अपने पास्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। दे नॉट ओनली ब्रॉट द वर्ड क्लोजर बाई एक्टिंग एज अ मीन्स ऑफ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये ना केवल हमको दुनिया के और करीब लेके आए, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि हम इनडायरेक्टली रूप से इनसे वार्तालाप कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए, एंड रीचिंग आउट द मैसेज, मैसेज मीन्स होता है जनसमूह, और इसके अलावा लोगों तक, जनसमूह तक पहुंचने का काम किया, बट ऑल्सो प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एंड एक्सटेंसिव डिटेल्स अबाउट द पीपल एंड देयर टाइम। और बल्कि हम लोगों के और उनके टाइम में जो चीज़ें हुई थी उनके बारे में एक महत्वपूर्ण और बहुत डिटेल्स में, बहुत बड़े रूप में हम जानकारी जन समूह तक पहुंचाने का काम कर पाए। ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कीपिंग डिटेल्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेशन। ब्रिटिश जो लोग थे वो पर्टिकुलर थे, मतलब वो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट के साथ रिकॉर्ड्स रखते थे। और रिकॉर्ड्स में किसके, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन जो उनके होते थे या फिर जो कम्युनिकेशन उनकी बातचीत होती थी उसको ज़्यादातर प्रिंटिंग ही रखते थे। डिक्री, orders, acts, and other important decisions were meticulously recorded and written down. डिक्री मीन्स होता है आज्ञा, अगर कोई ऐसी आज्ञा दी गई है किसी के द्वारा, डिक्री, ऑर्डर्स कोई आज्ञा, कोई कानून या कोई दूसरे महत्वपूर्ण जो निर्णय अगर लिए गए हैं तो उनको लिखित रूप से रखने का काम और राइटिंग उनकी रखी जाती थी। डिसीजंस वर मेटिकुलसली, मेटिकुलसली का मतलब होता है बहुत बारीकी से उसको रखते थे, यानी वो जो रिकॉर्ड्स रखते थे उसको बहुत सोच के, बहुत ही एनालिसिस करके और तब उसको रखते थे। डॉक्यूमेंट्स लाइक गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, लेटर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, सर्वे मैप्स, डिस्ट्रिक्ट गजेटेड, आर्चिवल रिकॉर्ड्स, सेंसस रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा, ऑल ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। और इन सब में क्या क्या चीज़ें आती थीं, इन सब में गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आती थी, लेटर्स ऑफ करस्पॉन्डेंस यानी बातचीत के जो पत्र होते थे, करस्पॉन्डेंस मीन्स कम्युनिकेशन, तो बातचीत के जो पत्र होते थे वो, सर्वे मैप, और ज़िले के जो गजेटेड थे उनमें, आर्चिवल रिकॉर्ड्स में जो आते थे, आर्चिवल मीन्स अभिलेखागार, और सेंसस रिकॉर्ड्स, वो सेंसस मीन्स जनगणना, जनगणना के जो रिकॉर्ड थे वो सब, ये सारे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड के फॉर्म में इनको रखने का काम करते थे। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स डेपिक्टेड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। तो हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स थी, ऐतिहासिक जो इमारतें थीं, वो डेपिक्टेड मीन्स चित्रित करती थीं उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल, क्राफ्टमैनशिप ऑफ टाइम, और उस समय की जो चित्रकारी थी, जो कला थी, वो कैसी थी, रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट कल्चर्स, अलग अलग तरह की संस्कृति के बारे में बताती थी, एंड मोस्ट ऑफन, और सबसे ज़्यादा, विद अ मल्टी कल्चरल डायमेंशन, और जो बहुसंस्कृति के बारे में बताती थी। The sources of modern India gave a deep insight into social, cultural, economic and political happenings of the time। यानी समय के साथ साथ आधुनिक भारत का जो स्रोत हैं वो हमको एक गहरा दृश्य देते हैं, डीप इंसाइट देते हैं, और वो दृश्य किसके हैं, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं के हमें स्रोत प्रदान करते हैं। वी गेट एक्सटेंसिव रिकॉर्ड्स अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड करस्पॉन्डेंस ऑफ द टाइम।
वी गेट एक्सटेंसिव रिकॉर्ड्स अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट्स, यानी जो व्यापारिक खाते हैं उनके रिकॉर्ड्स और जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनके रिकॉर्ड्स, एंड करस्पॉन्डेंस ऑफ द टाइम, और उस टाइम की जो पत्र व्यवहार है, करस्पॉन्डेंस मीन्स कम्युनिकेशन विद द लेटर्स उस टाइम के हैं, वो हमको लिटरेरी सोर्सेज में मिलते हैं। अदर देन द मेजॉरिटी ऑफ लिटरेरी सोर्सेज, यानी लिटरेरी सोर्स की मेजॉरिटी के अलावा वी गेट मोनूमेंट्स, हमको इमारतें मिली हैं, पेंटिंग्स मिली हैं, ओरल एविडेंस मिले हैं और मौखिक साक्ष्य मिले हैं, फोटोग्राफ्स मिले हैं, रेडियो रिकॉर्डिंग्स, पोस्टर्स, क्रिएटिव एविडेंस और कुछ अलग कलाकृतिक जो स्रोत हैं, जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं, एंड सो मच मोर, और भी बहुत सी चीज़ें मिली हैं। देन गिव एक्सटेंसिव एविडेंस, जो हमको बहुत ही एक्सटेंसिव एविडेंस देते हैं, जो हमको प्रमाण देते हैं विस्तृत रूप में, टू रिसर्च, खोज करने के लिए, एंड इंटरप्रेट फ्रॉम, और उनसे निष्कर्ष निकालने के लिए, उनसे रिजल्ट निकालने के लिए। इंटरप्रेट मीन्स निष्कर्ष निकालने के लिए। सो हियर वी फिनिश द चैप्टर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।